हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर वीज़ा के डॉक्यूमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जिसका रोल आपके वीज़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैसे तो बहुत लोगों को पता ही होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं। आज हम बात करेंगे एसओपी के बारे में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसका ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे आप अगर मतलब वो जो केस वर्कर है जो आपकी फ़ाइल पढ़ रहा होगा, जो रीड कर रहा होगा, अगर आप उनसे नहीं भी मिले फिर भी वो इस एसओपी के बिहाफ पे ही आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी लैंग्वेज या आपका एटीट्यूड सब कुछ जज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे। तो जैसे कि मैंने बताया, एसओपी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। चाहे वो आप किसी भी वीज़ा के लिए हो, आप स्किल वर्कर वीज़ा पे जा रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा, या आप किसी एजुकेशन कोई भी मतलब आप वीज़ा ले रहे हो। जैसे हर डिफरेंट टाइप ऑफ के वीज़ास होते हैं, वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ की आपकी एसओपी होती है। हर वीज़ा की अलग एसओपी होती है, बट ये एसओपी होती ज़रूर है और हर वीज़ा में से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और वैसे भी आप लोगों ने शायद देखा होगा, जो ज़्यादातर रिफ्यूज़ल के जो केसेस आते हैं उन पे अगर आप देखा जाओ तो एसओपी के पे ही वो जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ल होता है, चाहे वो स्टडी वर्क वीज़ा हो, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो। अगर आपका एसओपी ठीक नहीं है तो उस बिहाफ पे आपको केस वर्कर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकते हैं और आपको हो सकता है कि थोड़े टाइम तक आपका वीज़ा मतलब वहाँ का ना भी लगे या आपको वहाँ के लिए ना भी जाने दे, जिस भी कंट्री के लिए आप जा रहे हो। मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, एसओपी हर कंट्री के लिए ज़रूरी है, तो वैसे ही आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो उसी के हिसाब से वो लोग आपका देखते हैं कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। तो जैसे कि मैंने बताया, एसओपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप एसओपी में मतलब सब कुछ लिखना होता है, आपको आपके अचीवमेंट्स, आपके गोल, आप क्या करने जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, या आप वहाँ पे किसी भी कंट्री में जा रहे हो। वैसे मैं आज कनाडा के बारे में बता रही हूँ, तो आप अगर वहाँ भी जा रहे हो तो आपको लिखना है कि आप कनाडा क्यों जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ये सब चीज़ें इसमें मैंशन होती है। मैं आगे आपको इसका डिटेल में बताऊँगी कि हमें कैसे कैसे क्या क्या मैंशन करना होता है। बट इसमें अगर आपके जैसे आइल्स में भी स्कोर कम आए, आपने आइल्स किया और उसमें आपके स्कोर कम है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि हाँ मेरे इतने स्कोर कम हैं। बट मेरा बस इतना बोलना है कि अगर आप इसे अच्छे तरीके से फिल करेंगे, पूरा अच्छे से भरेंगे, तो हो सकता है जो एक अच्छी प्रोफाइल होगी उसके ऊपर ही आपका वीज़ा दिखा जाए। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, केस वर्कर्स आपको कभी भी पर्सनली नहीं जानते हैं। वो जो आप उन्हें एसओपी में मेंशन करके दोगे उन 2 पेजेस में, वो उसके बिहाफ पे ही आपका फ्यूचर, आपकी एजुकेशन और लैंग्वेज को डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमें उसमें एसओपी में मेंशन करना है वो हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको ऐसा नहीं लिखना है कि माय नेम इज़ XYZ या मैं ऐसा, ये सारी चीज़ें तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स में देख के आपके पता चल जाएगा कि आपका नाम क्या है या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे। आपको उसमें एक पिच रेडी करनी है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको सब चीज़ें लिखनी है। मतलब कि अगर जैसे आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक आपका एग्जांपल आपका आईटी में इंटरेस्टेड है, तो आपको लिखना है कि हाँ मैं आईटी में इंटरेस्ट हूँ, मैंने बैचलर्स आईटी में करी है, और जब मतलब बच्चे बाहर खेलते थे तब मेरा इतना इंटरेस्ट था कंप्यूटर में कि मैं घर पे अंदर बैठ के कंप्यूटर सीखता था या सीखती थी। तो आपको ये सारी मतलब आपको एक ऐसी पिच रेडी करनी है कि जो केस वर्कर आपकी पिच पढ़े उसका और इंटरेस्ट हो आपकी आगे फाइल को पढ़ने में, आगे देखने में कि आप और क्या लिख सकते हो। मतलब ओवरऑल आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप जो चीज़ वहाँ करने जा रहे हो, आपको उसके बारे में पूरा पैराग्राफ रेडी करना है। इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में नहीं, आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। सेकंड है हमारा पर्पस, कि व्हाट यू वांट टू डू, कि आप वहाँ पर जाके करना क्या चाहते हैं। आप जिस भी कंट्री में जा रहे, एग्जांपल मैंने कनाडा के बारे में बताया, तो कनाडा अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, आप कुछ रिसर्च करने के लिए जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ का पर्पस मेंशन करना है। सीधा सीधा आप वहाँ क्या कर रहे हैं आपको ये उनको बताना है एक छोटे से पैराग्राफ में कि आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। तो थर्ड है हमारा कि वाई दिस कोर्स, मतलब आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं कनाडा आके, आप कोई और कोर्स क्यों नहीं करना चाहते। तो आप उन्हें यहाँ पे एक पैराग्राफ में ये लिख के बता सकते हो कि मैंने बैचलर्स आईटी में करी है, इसीलिए मैं इसी में जाकर आगे कनाडा जाके अपना करियर बनाना चाहता हूँ, या मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, या मैं इसी फील्ड में कोई और कोर्स करना चाहता हूँ, या कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। बट इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जैसे आप जिस भी कोर्स के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, अगर आप IT में भी जा रहे हैं या मास्टर्स के किसी कोर्स के लिए जा रहे हैं, आप जिस भी चीज़ के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ी रिसर्च करके जाएं। जब आप रिसर्च करेंगे और उस पैराग्राफ में आप अपनी वो रिसर्च मेंशन करेंगे, तो जो केस वर्कर है आपसे थोड़ा इंप्रेस होगा वो चीज़ पढ़ के कि हाँ जिस भी चीज़ के लिए ये बच्चा यहाँ पे आ रहा है उस चीज़ के लिए पहले से इसने पूरी रिसर्च कर रखी है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट आता है हमारा कि वाई दिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आप इसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हैं। तो अभी तक हमने कोर्स के बारे में पता कर लिया, हमने उन्हें बता दिया कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, हमने अपना कोर्स बता दिया कि हम क्या करने आ रहे हैं या हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब वो हमसे पूछेंगे कि आप आना ही क्यों चाहते हैं इसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो अब हमें उन्हें जैसे जिस भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हो, आपको उसके बारे में कुछ अच्छा लिखना है कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, इसके मैंने रिव्यूज़ देखे हैं अच्छा। या आप ये लिख सकते हैं कि मेरा फ्रेंड वहाँ पे स्टडी कर रहा था, उसने वहाँ से ग्रेजुएट करी है और उसने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, या कोई मेरा रिलेटिव वहाँ पे स्टडी कर रहा है। आप कुछ भी एक अच्छा सा उसमें पैराग्राफ मेंशन कर सकते हैं कि हाँ। या आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरा ड्रीम कॉलेज है, मैंने बहुत ड्रीम देखे हैं इस कॉलेज में। मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उस बिहाफ पे आप उनका एक पूरा पैराग्राफ, मतलब उनकी देखा जाए तो आपको उनकी उसकी कॉलेज या तो जो यूनिवर्सिटी उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। आपके पास्ट में यहाँ पे इंडिया में आप जिस भी कंट्री से जा रहे हैं आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर आपने कोई जॉब करी है आपके पास उसका एक्सपीरियंस होगा। यहाँ वो आपकी कोई सैलरी स्लिप या कोई लेटर आपसे नहीं मांगेंगे, यहाँ बस आपसे वो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि आपने जहाँ भी 2 साल 1 साल कितने भी मंथ अगर जॉब करी है तो आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या सीखा या क्या नहीं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए आपने 12th के बाद ही अपना यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करा है, तो 12th के बाद आपने कोई कोर्स किया होगा या कोई आपके पास एक्टिविटीज़ रही होंगी, तो आप उनके बारे में उन्हें एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि मैं इस एक्टिविटी में था, मेरा ये एक्सपीरियंस था। या आपने कोई छोटा मोटा कोर्स किया होगा तो आप कोई भी कंप्यूटर या बेसिक कोई भी कोर्सेज जो होते हैं आप उन्हें बता सकते हैं। बस ध्यान रखें आपके कोर्स वही हों जिसका कोर्स आप जाके वहाँ पर कर रहे हो। एग्जाम्पल आप IT में कर रहे हो तो आपको यहाँ पर IT में ही आपने कोई कोर्स किया हो, इसीलिए आप कनाडा जाके वो चीज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर आप कनाडा जाके कुछ और चीज़ का काम करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो उसी फील्ड से रिलेटेड आपका जो यहाँ पे कोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ कुछ और कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं वहाँ जाके कुछ और करूँगा, ऐसा नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जो भी कोर्स कर रहे हैं वो आपके कनाडा वाले कोर्स से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है कि वाई यू वांट टू स्टडी इन कनाडा, कि आप कनाडा में स्टडी करना ही क्यों चाहते हैं। जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि आप इस कॉलेज में क्यों करना चाहते हो या आप आना क्यों चाहते हो या कोर्स, अब वैसे ही पूछा कि आप कनाडा में ही क्यों स्टडी करना चाहते हो। तो यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं कनाडा जाके एक अच्छी एजुकेशन लूँ और उसके बाद अपनी होम कंट्री में आके यहाँ पे एक्सेल में कुछ शुरू करूँ या कुछ यहाँ पे और बड़ा काम करूँ। आपको उसमें ये मेंशन नहीं करना है कि मैं कनाडा जाके वहीं रह जाऊँगा, मैं वापस ही नहीं आऊँगा, तो आपको बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको उन्हें ये दिखाना है कि हाँ मैं कनाडा सिर्फ एक स्टडी पर्पस से आना चाहता हूँ, एक अच्छी एजुकेशन के लिए आना चाहता हूँ और एजुकेशन लेकर वापस अपनी होम कंट्री आके मैं कुछ एक्सेल में करना चाहता हूँ, कुछ और बड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप ये चीज़ मेंशन करेंगे तो हो सकता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल ना हो या हो सकता है कि ना ही हो, क्योंकि अगर आपको तो ये दिखाना है कि मैं सिर्फ वहाँ पर स्टडी के लिए आ रहा हूँ बट वहाँ पर रहने के लिए नहीं आ रहा हूँ, तो सही है। तो नेक्स्ट हमारा आता है SOP राइटिंग टिप्स, कि आपको इंग्लिश में लिखना कैसे है। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में तो एक नॉर्मल हम लैंग्वेज में लिख दें, ऐसा नहीं है। इनके भी फाउंड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, आपको उन्हीं उसमें लिखना होता है। तो अगर आपको इसमें लिखना है, आपको एक्टिव वॉइस में लिखना होता है। जिन्हें नहीं पता एक्टिव वॉइस क्या होता है वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं या वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने उनकी वीडियो बता दूंगी कि एक्टिव वॉइस में कैसे लिखना होता है आपको। और ऐसा नहीं है कि आपको जब SOP लिखनी है आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में या 10 दिन में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको SOP लिखने के लिए मतलब कुछ केसेस में हमने सुना है कि उन्हें एक 1 मंथ भी लग गया था अपनी SOP लिखने के लिए, क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये 2 पेजेस आपकी पूरे करियर पे डिपेंड, आपके करियर को पूरा दिखा सकते हैं कि आपका करियर मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा या आपका फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे वो केस वर्कर्स। तो इन्हें आप जितना आराम से और जितना ध्यान से लिखेंगे उतना सही होगा। और जो मैंने बताया कि इसकी राइटिंग के बारे में, तो जिसका फ़ॉन्ट होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। आप इसमें टाइम्स रोमन न्यू में भी लिख सकते हैं या अराइवल में भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि राइट विद पैशन। जैसे कि मैंने बताया आपका SOP आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं लिख सकता, तो आपको ये बहुत ही पैशन से लिखनी है कि एकदम सोच समझकर अच्छे से, मतलब देखा जाए आपको एकदम चिल मार के लिखनी है, आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस लेके नहीं लिखनी है। अब जितना इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी आप एक दिन में पूरी SOP लिख के दे दीजिए, नहीं। आप धीरे धीरे एक एक पैराग्राफ लिखिए। आज अपना इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, कल अपना फील्ड में, आप किस फील्ड में जा रहे हैं, उसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं या कनाडा क्यों जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आप रोज़ रोज़ का एक एक पैराग्राफ लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत से लोग एजेंट के थ्रू भी लिखवा लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एजेंट सही नहीं लिखेगा, बट एजेंट उतने अच्छे से आपको नहीं जानता जितने अच्छे से आप खुद को जानते हैं। आप जितना अच्छा अपने बारे में लिख सकते हैं उतना एजेंट क्या कोई भी आपके बारे में नहीं लिख सकता। और जो लोग फिर भी एजेंट से लिखवाते हैं, तो इतनी बस रिक्वेस्ट है कि आप एजेंट्स के जब भी वो लिखे आपकी SOP, आप प्लीज़ उसे एक बार रीड कर लीजिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से है भी कि नहीं है, क्योंकि जो आप लिखेंगे SOP में वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एजुकेशन, लैंग्वेज सब कुछ डिसाइड
डिसाइड कर सकता है, आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी SOP खुद ही लिखिए। मतलब 10 दिन में नहीं लिख सकते तो महीना, 1.5 महीना, जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से अपनी SOP अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। जो मेन चीज़ें थी SOP में आपको क्या क्या मेंशन करना चाहिए, आप इन पॉइंट्स को थोड़ा ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। लाइक कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, उसके बाद कोर्स करना, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे और मैंने बताया कि हर वीज़ा के लिए अलग अलग जैसे SOP होती है, तो अलग अलग उनकी आपको वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मैंने सिर्फ स्टडी वीज़ा के लिए जो लोग बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, उनके लिए बताया कि उनको अपनी SOP में क्या मेंशन करना है। बाकी आपको जितना आपका अगर विजिटर वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो उसकी SOP आपकी डिफरेंट होगी, तो आप एक बार वो ध्यान से देख लीजिए। बाकी अगर आप किसी और SOP के लिए चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो SOP भी बना के दे सकती हूँ। बाकी आपको हर इसमें चीज़ में मेंशन करनी है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपने 12th के बाद कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग कुछ आप भरेंगे। अगर आपने बैचलर्स करी है उसके बाद कुछ डिफरेंट उसमें आपको लिखना पड़ेगा। आपने अगर अपना बैचलर्स में करा या मास्टर्स में करा आपको तो करना है, या आपके पास सिर्फ कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है आपकी जॉब का, तो आपके उस बिहाफ पे आप कुछ अलग भर सकते हैं उसमें। तो मतलब डिफरेंट टाइप है कि आप कैसे अपनी SOP में लिख रहे हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता कि SOP कैसे लिखनी है तो ऑनलाइन आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको और क्लियरली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं इसका फ़ॉन्ट वगैरह कि आपको कैसे लिखना है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी की भी वीडियो देख के अगर आप SOP लिख रहे हैं तो आप किसी की भी कॉपी मत कीजिए, क्योंकि हर मतलब वीज़ा की मैंने बताया कि आप जैसे आज मैंने IT के बारे में एग्जांपल दिया, आप अपनी SOP लिखते कहीं मेरी IT के बारे में ना लिख दे, और हो सकता है आपकी तो वो फील्ड ही ना हो या आपको उसमें कोई एक्सपीरियंस ही ना हो। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी कॉपी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी SOP अपने तरीके से लिखिए, क्योंकि वो आपका इंट्रोडक्शन है, वो मेरा या किसी भी और वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे कोई फ्रेंड्स उसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्टडी करने गए होते हैं जिसमें हम जा रहे होते हैं, तो हम उनकी SOP लेके कॉपी कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ नाम वगैरह ये तो चेंज करना है, बाकी हम लिख दें, बट ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कि बताया SOP आपको प्रेजेंट करते कि आप कैसे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए SOP में आप वही लिखिए जो आप खुद हैं, आप किसी और की SOP कॉपी करने की कोशिश ना करें। तो यही थी आज एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोग को बताया कि आपको SOP कैसे मेंशन करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और क्लियरली बताऊं और अच्छे डिटेल में जाके बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।